हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये सबसे लास्ट लेक्चर जो हमारा था, हम लोग एनर्जी लेवल डिस्कस किए थे। बोर मॉडल का बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ तक पढ़े थे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर करते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बोर डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन, है ना। ये आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए लाइन स्पेक्ट्रा, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, व्हेन एन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट with quantum number ni to the lower energy state with quantum number nf, the difference of the energy is carried away by a photon of frequency vif such that, किस तरह से है, तो ये देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था E2 माइनस E1 दिस इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ पर E2 को यहाँ पर लिखा गया है, इस 2 के जगह पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया, E2 को लिखा गया ENI मतलब इनिशियल और ENF मतलब EN फाइनल, दिस इज इक्वल्स टू एच न्यू IF, ठीक है। तो और इस तरह से हम लोग यहाँ पर हम लोग निकाले थे, याद करिए ये जो था आपका ये R था, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू ऐसा था 1/R ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए R की वैल्यू इतना है me² डिवाइडेड, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। R इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, हुज वैल्यू इज 1.03 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, क्लियर है। तो ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग एनर्जी लेवल भी डिस्कस किए थे। ये आपका देखिए इसको बोलते हैं आपका लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ दी, ये इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट इन द ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था यही कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, ठीक है, तो कुछ देर के बाद 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए वो रहता है, फिर वो वापस उसी स्टेट में चला जाता है, क्लियर है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। और उससे उस समय जो स्पेक्ट्रम निकलती है वो इस तरह से, ये सब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बताया था, क्लियर है। तो जैसे आपका लाइमन सीरीज हो गया, बामर सीरीज हो गया, पास्टन सीरीज हो गया, ब्रैकेट सीरीज हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारे हैं, फंड भी आया है। उसके बाद और भी 2-3 साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स, पहले मैं आपको चाहता हूँ कि एक न्यूमेरिकल्स ये कर लूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूजिंग रिडबर्ग फार्मूला द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। रिडबर्ग फार्मूला का यूज़ करके हम लोगों को बोला गया है कि फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन का, है ना, इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, यूजिंग द रिडबर्ग फार्मूला के यूज़ करके। अब यहाँ पर देखिए रिडबर्ग फार्मूला क्या है, ये आपको पता ही होगा, hc/λ दिस इज इक्वल्स टू R इंटू 1/n2² माइनस 1/n1²। तो यहाँ पर n2 को nf² लिखा गया और n1 को यहाँ पर ni लिखा गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है किसके लिए निकालना है, लाइमन सीरीज़ के लिए निकालना है। तो लाइमन सीरीज़ के लिए हम जानते हैं कि जो n2 की वैल्यू होती है वो होती है आपका 1 और जो n1 की वैल्यू होती है वो होती है 2, क्लियर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ni मतलब इनिशियल वैल्यू 2 and 2 3 4 5 ये हो जाएगा आपका, और आपका nf जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², दिस इज इक्वल्स टू 13.6 इज इक्वल्स टू 21.76 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल।
तो यहाँ से आपका इसकी वैल्यू इतना निकल गया, ठीक है। ये हम पहले से हम लोग जानते थे, क्योंकि इसमें m का वैल्यू रखोगे, e का रखोगे, एप्सिलॉन नॉट का रखोगे, h का रखोगे, तो सबका वैल्यू रखने के बाद इतना जूल आपका आएगा। तो हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें लेमडा चाहिए, इसमें से हमें क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। तो देखिए इस इक्वेशन में आपका देखिए h पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, c पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये दोनों पता है, h भी पता है और c भी पता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए वेवलेंथ निकाला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये लेमडा n का फॉर्मूला है hc डिवाइडेड बाई दिस मच, ठीक है। तो यहाँ पर 1/1 माइनस 1/ni² लिखा गया है, क्योंकि हमको फर्स्ट 4 लाइंस का निकालना है लाइमन सीरीज में। तो फर्स्ट 4 लाइंस का तो एक एक करके पुट करते जाएंगे। ni के जगह पर हम एक बार पहले 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे। तो इस तरह से करके निकालेंगे। तो इस तरह करके निकाला है तो इतना आपका आया है, ये आपका देख लीजिए, ये फाइनल रिजल्ट आया है ni² - 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरा आ गया है 913.4 इंटू ni² होल डिवाइडेड बाई ni² - 1 इंटू सॉरी ni² - 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये ऐसा है 931.4 ni², आई को आप इनिशियल समझ सकते हो, डिवाइडेड बाई ni² - 1, इतना जो है आपका एंगस्ट्रम, क्योंकि वेवलेंथ निकाल रहे हैं और वेवलेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम को ए और उसके टॉप में 0 या नॉट ऐसे इंडिकेट करते हैं। दिस इज़ यूनिट ऑफ वेवलेंथ या लेमडा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपसे। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट्स। एक्चुअली क्या है, देखिए बोर साहब ने, उन्होंने जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, उनके एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनका जो सेकंड पोस्टुलेट था बोर साहब का, उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होगी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होगी इलेक्ट्रॉन का ln, वो n टाइम्स h डिवाइडेड बाई 2π के बराबर होगी, ठीक है, ये उन्होंने बोला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए n की जो वैल्यू है, इस वाले n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो जब अलग अलग वैल्यू रखा गया तो अलग अलग पाया गया। तो बोर साहब ने ये जो लाइन बताया गया है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, ठीक है, कोई सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो h/2π के, ठीक है ना, n टाइम्स मल्टीपल होगी। क्लियर है। तो ये सारा चीज़ है। तो ये आपका यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफ ऑल द पोस्टुलेट्स बोर मेड इन हिज मॉडल ऑफ द एटम परहैप्स द मोस्ट पजलिंग इज हिज सेकेंड पोस्टुलेट। इट स्टेट्स दैट, तो यहाँ से आपको अगर नोट करना चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो कि इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन orbiting around the nucleus quantized, that is ln equals to nh/2π, where n equals to 1, 2, 3. Why should the angular momentum have only those values that are integral multiple of h/2π? तो बोर साहब ने ये तो बता दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो n टाइम्स h/2π होगी, बट वो क्यों होगी इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रोगली साहब आए, डी ब्रोगली साहब। तो इसीलिए 1923 ईस्वी में, ठीक है ना, द फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रोगली एक्सप्लेन्ड दिस पजल, ये पजल था, तो इसको उन्होंने 1923 ईस्वी में सॉल्व किया 10 ईयर्स आफ्टर बोर मॉडल। आपको पता होगा कि रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया था 1911 में, एटॉमिक मॉडल दिया था 1930 में, ठीक है, बोर मॉडल
दिया था। रदरफोर्ड साहब ने जब मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल, वो पूरा सही था, बट उसमें 2 पॉइंट नहीं थे। एक तो स्टेबिलिटी की बात नहीं क्लियर हुई थी और एक एनर्जी का डिस्कशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसको उन्होंने सॉल्व किया, किन्होंने, बोर साहब ने सॉल्व किया। बट बोर मॉडल भी बाद में जाकर फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि बोर मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। वो इंटेंसिटी को, स्पेक्ट्रल लाइन के इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोर मॉडल जो है सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमती है, वो रियलिटी में ऐसा देखा गया कि वहाँ पर कोई ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेमी क्वांटम मॉडल प्रस्तुत किए उन्होंने। तो ये सारा ड्रॉबैक था बोर का, ठीक है। बट उन्होंने जितने पॉस्टुलेट्स दिए, 3 पॉस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे बोर साहब ने, तो उसमें से जो फर्स्ट और थर्ड पॉस्टुलेट्स था वो एक्सेप्टेड हो गया, मतलब उसका रीज़न वगैरह सब कुछ था। लेकिन जो सेकंड पॉस्टुलेट्स जो दिया उन्होंने, उनका कोई हिसाब किताब नहीं पता चल रहा था कि वो कैसे हुआ, ये पता नहीं चल रहा था। तो ये एक पज़ल हो गया था लोगों के लिए। तो 1913 में बोर साहब ने अपना मॉडल दिया। उससे 10 साल के बाद 1923 ईस्वी में डी ब्रोगली साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो है ना कैसे होता है, h/2 जो है ये कैसे होता है n टाइम्स, ये इस बात को उन्होंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वी स्टडीड इन चैप्टर 11 अबाउट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव अ वेव नेचर, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मटेरियल्स होती है उसके पास जो होती है वेव नेचर भी होती है। तो अगर वेव नेचर होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको दिख जाएगा आगे चलकर। ये देखिए, ये जो है ना, ये देखो, ये न्यूक्लियस है। ये जो डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, ये डॉटेड लाइन जो है आपको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है। लेकिन अगर मतलब लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि जो वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रॉन का, तो अगर वेव नेचर होता है तो ये इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में इस तरह से ट्रैवल करेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सारे चीज़, तो यहाँ पर देखिए फिगर के बारे में क्या है, ये किस तरह का फिगर 12.10 अ स्टैंडिंग वेव इज शोन ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कहने का मतलब है कि ये जो नेचर निकल कर आया, ये जो इस तरह से फाउंड किए डी ब्रोगली साहब ने, तो वो देखें कि ये वेव जो है उसी तरह का रिजल्ट शो कर रहा है जैसा स्टैंडिंग वेव में शो होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर स्टैंडिंग वेव क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव देखो, स्टैंडिंग वेव आपको पढ़ना था लास्ट क्लास में, यानी 11th में आपको स्टैंडिंग वेव पढ़ना था। जहाँ पर हम लोग साउंड वेव पढ़े थे उसमें एक स्टैंडिंग वेव भी पढ़ना है। तो आप प्रीवियस नोट्स में देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नेट पे सर्च करके आपको स्टैंडिंग वेव के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, वी स्टडीड इन चैप्टर 11 अबाउट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव अ वेव नेचर। C.J. डेविसन एंड L.H. जर्मर लेटर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दिया गया था उसमें ये बताया गया कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनके पास क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। और इस बात को C.J. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ठीक है। वेरीफाइड दैट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1927, ठीक है। तो इसको बाद में 1927 में वेरीफाई किया गया। तो लुइस डी ब्रोगली आर्गुड दैट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट एज प्रपोज्ड बाय बोर मस्ट बी सीन एज पार्टिकल वेव, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने, लुइस डी ब्रोगली ने इस पे एक आर्गूमेंट किए, और आर्गूमेंट करने क्या उन्होंने आर्गूमेंट किया कि द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट एज प्रपोज्ड बाय बोर मस्ट बी सीन एज ए पार्टिकल वेव, ठीक है, इन एनालॉगी टू वेव ट्रैवलिंग
on a string particle waves 2 can lead to standing waves under रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है, अब रेजोनेंट कंडीशन आपको तो पता ही होगा रेजोनेंस क्या होता है, जब एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से ओवरलैप कर जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम चैप्टर 15 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स टेक्स्ट बुक, मैंने बोला था ना कि 11th में आपको पढ़ना था। वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं, व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड, तो हम लोग जब किसी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है और ये आपका स्ट्रिंग है और यहाँ पर हम हाथ से ऐसे प्लग किए, थोड़ा सा प्लग अगर करेंगे तो ये ऐसा वेव नेचर शो करेगा। ठीक है, तो फ्रॉम चैप्टर 15 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स टेक्स्ट बुक वी नो दैट व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड a vast number of wavelengths are excited. However, only those wavelengths survive which have nodes. अभी देखिए नोड्स क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। ये सब जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब जहाँ पर आपका दोनों वेव, ये देखो ऐसे और ऐसे ये मिल रहा, तो इस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं और इस पॉइंट को एंटी नोड बोला जाता है। ठीक है, ये तो मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, बट फिर भी आप यहाँ पर समझ लो। तो हाउएवर ओनली दोज वेवलेंथ्स सर्वाइव विच हैव नोड्स एट द एंड्स एंड फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स इन द स्ट्रिंग। इट मीन्स दैट इन अ स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड when the total distance traveled by a wave down the string and back is 1 wavelength, 2 wavelength or any integral number of wavelengths. Waves which other wavelengths interfere with themselves upon reflection and their amplitudes quickly drop to 0. ठीक है ना, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग nth सर्कुलर ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन जो मान लेते हैं कि nth सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस Rn, द टोटल डिस्टेंस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, ये जो डॉटेड लाइन है वो सर्कुलर ऑर्बिट है, तो एक चक्कर पूरा मारेगा तो कितना चलेगा, 2πr चलेगा, ये तो सबको पता है। ठीक है ना, ये कितना चलेगा, 2πr चलेगा। तो मैंने मान लिया कि Rn रेडियस वाले में सर्किल में मूव कर रहा, Rn रेडियस वाले सर्किल में मूव कर रहा, तो एक सर्किल में एक चक्कर में पूरा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2πRn, जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा उतना। ठीक है, तो यहाँ पर 2πRn 2πr इंटू एन, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, ठीक है, n इंटू लेमडा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिगर 12.10 illustrates a standing particle wave on a circular orbit for n equals to 4. So 2πRn equals to 4 लेमडा। ठीक है, क्योंकि क्यों हुआ है यहाँ पर ये देखिए, एक्चुअल में अगर मान लेते हैं कि सिर्फ ऐसा रहता, ठीक है, तब तो आपका कितना हो जाता, 2πRn होता। ठीक है, और 2πRn, तो इस केस में अगर ध्यान से देखोगे इस फिगर को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये लेमडा हो गया, और एक और ऐसे जा रहा तो इसके लिए भी लेमडा। तो रियल में जो होगा यहाँ पर जो 2πRn होगा, ठीक है ना, फिगर 12.10 illustrates a standing particle wave on a circular orbit of n equals to 4। तो n equals to 4 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो n equals to अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना, वेयर लेमडा
is the de Broglie wavelength of the electron moving in nth orbit. From chapter 11 में हम लोग देखेंगे we have lambda equals to h by p where p is the magnitude of electrons momentum. तो हम लोग चैप्टर 11 से हम लोग जानते हैं कि h by p होता है और p क्या होता है, p है मोमेंटम और मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, मास m इंटू वी इज कॉल्ड मोमेंटम. तो अगर लेमडा की वैल्यू है आपका h बाई पी तो p के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी रख सकते हैं, ठीक है. आप इसको v समझना, ऐसे v है वेलोसिटी, ठीक है ना. तो वी एन ले लो यहाँ पर. तो हमें क्या चाहिए, ये क्या निकलेगा, लेमडा एन निकलेगा. तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h बाई एम इंटू वी एन हो जाएगा. और इस लेमडा को हम क्या रख सकते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर एन. सो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई m इंटू वी एन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से n चूँकि ले रहे हैं तो यहाँ पर n आपको मल्टीप्लाई करना होगा. तो एन एच बाई हो जाएगा आपका m इंटू वी इंटू एन. तो यहाँ से देखिए m इंटू वी इंटू आर दिस इक्वल्स टू, मतलब आप ये समझ लो कि हम लोग चैप्टर 11 में ये पढ़ चुके थे लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी. तो p की वैल्यू कितनी होती है, h बाई p की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी होती है. और लेमडा की वैल्यू कितनी है, इस लेमडा की वैल्यू 2 पाई r इंटू एन. तो अगर हम r 2 पाई r लेते हैं तो ये हो जाता है h बाई एम भी. तो 2 पाई आर एन ले रहे हैं तो n के लिए n इंटू एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी एन हो जाएगा, ठीक है ना. तो अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से एम वी ये इधर चला जाएगा और ये 2 पाई उस तरफ चला जाएगा. तो क्या हो जाएगा, तो 2 पाई उधर चला जाएगा तो इधर आज आर बचेगा. तो यहाँ पर m इंटू वी एन इंटू आर ये बच जाएगा इधर आर एन, और उधर n इंटू एच तो ऊपर में था, नीचे था 2 पाई, ठीक है. तो ये ऐसा आ जाएगा आपको. तो आप देख सकते हैं कि इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम वी आर को, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो दिस इज द क्वांटम कंडीशन प्रपोज्ड बाय बोर फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना. इन सेक्शन 12.5 वी सॉ दैट दिस इक्वेशन इज द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स and energy level in hydrogen atom. Thus, de Broglie hypothesis provide an explanation for Bohr's second postulate, the quantization of angular momentum of the orbiting electron. The quantization electrons and orbits, the quantization electron orbits and energy states are due to the wave nature of the electron and only resonant standing वेव कैन परसिस्ट. तो ये सारा आपका है ना. तो ये आपका पूरी तरह से आप ये देखो, ये आप इसको पढ़िए, ये आपका 10 डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी स्टेट्स are due to the wave nature of the electron and only resonant standing wave can persist, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, बोर मॉडल्स इन्वॉल्विंग क्लासिकल ट्रैजेक्टरी पिक्चर planet like electron orbiting and nucleus correctly predicts the gross features of the hydrogen atoms. In particular, the frequencies of radiation emitted or selectively absorbed. This model however has many limitations, ठीक है. तो इसके पास limitations था, बोर मॉडल के बारे में वही बताया जा रहा है, ठीक है. क्या क्या limitations था, the Bohr model is applicable to hydrogen atoms. It cannot be extend even more 2 electrons atom such as helium. The analysis of atoms with more than 1 electron was attempted on the lines of the Bohr's model of hydrogen atom but did not meet with any success. Difficulties lies in the fact that each electron interacts only
interact not only with the positively charged nucleus but also with all other electrons। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर देखिए स्टार मार्क में कुछ दिया हुआ है, ये भी हमें पढ़ना चाहिए। हाइड्रोजनिक एटम्स आर द एटम्स consisting of nucleus with positive charge plus Ze and a single electron where Z is the proton number। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोजन एटम्स, slightly ionized helium, singly ionized helium and doubly ionized lithium, so and so forth। In these atoms more complex electron interactions are नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और देखिए बोर साहब में क्या प्रॉब्लम था। द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर मॉडल इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इट डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विच नेसेसरली अपीयर इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब उन्होंने जो मॉडल दिया उस मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया कि इट डज़ नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जो लगता है, जो हम लोग पढ़ेंगे Fe = KQ1Q2/r², तो ये भी मतलब कि इंक्लूड नहीं कर पाए वो। उसके बाद सेकेंड देखिए क्या है, वाइल द बोर मॉडल करेक्टली प्रिडिक्ट्स the frequencies of light emitted by hydrogenic atoms, the model is unable to explain the relative intensities। वही मैंने आपको बताया था कि 3-4 कारणों से उनका फेल्योर हुआ। तो ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में कि बोर मॉडल क्यों फेल्योर हुआ ये आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। मैंने आपको टोटल 5-6 पॉइंट बताए थे। ठीक है, तो ये आपका था आपका पूरा आज का जो लेक्चर है, ये आपका था आज का जो लेक्चर है, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट्स क्वांटाइजेशन, है ना। तो ये सारा आपका आज ये ख़त्म हो गया आपका। यहाँ पर देखिए लास्ट क्या लिखा, बोर्स मॉडल प्रेजेंट एन एलिगेंट पिक्चर्स ऑफ एन एटम एंड कैन नॉट बी जनरलाइज टू कॉम्प्लेक्स एटम। ठीक है, तो उन्होंने जो दिया वो एलिगेंट पिक्चर्स ऑफ एटम उन्होंने ज़रूर दिया, बट वो कॉम्प्लेक्स एटम्स को जनरलाइज नहीं कर पाए। For complex atom, we have to use a new and radial theory based on quantum mechanics, which provides a more complex picture of the atomic structure। ठीक है, फिर से मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया, देख लो ये समरी ये ख़त्म हो गया। जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका इस चैप्टर में, यानी मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के इस चैप्टर में जितना भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये बहुत कम है। एक्चुअल में इस पर लोग अगर चाहें तो PhD कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, जो मेन टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया तो इस पर आपको नोट्स चाहिए होगा, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। तो इस पे नोट्स के लिए टेंशन मत लेना, मैं आपको PDF नोट्स आपको सेंड करूँगा। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आपको लग रहा है कि ये कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आया उसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, तो आप मुझे 7870184583 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज सेंड करिए। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, या तो ऑडियो सेंड करूँगा या फिर मैं देखूँगा आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक था, धन्यवाद।